हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र से उत्सर्जन तंत्र, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्जाम में साइंस आती है उन सभी के लिए जरूरी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। शरीर की कोशिकाओं में उपापचयन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनते रहते जो शरीर के लिए अनावश्यक या हानिकारक होते हैं। अतः इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में या विसर्जित कर दिया जाता है। इन अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन कहा जाता है। रुधिर को छानकर उनमें से अनावश्यक एवं अवशिष्ट पदार्थों को हटाना किडनी अर्थात वृक्कों का मुख्य कार्य होता है। वक्र शरीर के तरल को छानकर उसमें उपस्थित हानिकारक अवशिष्ट और निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में लवण, जल की मात्रा को भी नियंत्रण करते हैं। यह रक्त के परासरणीय दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर OP तथा इसकी मात्रा का नियमन करता है। जो परासरण है, परासरणीय दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो जो रुधिर होता है उसकी मात्रा का नियमन करता है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मतलब कितनी होती हैं? 2 किडनियां होती हैं, 2 वृक्क होते हैं। वृक्क में वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई या यूनिट होती हैं। औसतन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति को अपोहन या फिर डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क या फिर आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन या फिर डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थों का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण या फिर डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है, जिसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। यूरिया यकृत में बनता है। तो यूरिया कहाँ पे बनता है? लिवर में बनता है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक किया जाता है। तो जो हमारा यूरिया है वह बनता कहाँ है? तो लिवर में बनता है, लेकिन अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा यह रुधिर से गुर्दे के द्वारा अलग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया को यकृत या लिवर से किडनी में पहुंचाया जाता है, जहां पर मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर या फिर 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। मूत्र हल्का अम्लीय अर्थात pH मान 6 होता है तथा इसमें यूरिकम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% तक जल, 2.6% तक यूरिया, 2% अनावश्यक लवण और 0.3% तक क्रेटिनिन एवं सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें कितने प्रतिशत? तो 95%, मतलब सबसे ज़्यादा जल होता है। यूरिया होता है 2.6%, 2% तक होते हैं लवण और आयंस और 0.3% तक होते हैं क्रेटिनिन और अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है यूरिक अम्ल और अन्य अवशिष्ट पदार्थ। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी या फिर असमारी बनती है। तो किसके द्वारा बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है पथरी। यह खनिज लवण प्रायः वृक्क या फिर किडनी की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिसमें मूत्र के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। तो ये किस में बनती है? तो यह वृक्क या फिर किडनी की पेल्विस में बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है पथरी। यकृत एल्कोहल के निराविशन
निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है और जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। तो जो निराविशन मतलब जो हमारा विष होता है उसको निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, तो यकृत करता है। इसलिए जब हम अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या खराब होता है, लिवर खराब हो जाता है। त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। यकृत, त्वचा, फेफड़े उत्सर्जन के ही अंग होते हैं। तो यकृत, किडनी, त्वचा, फेफड़े ये सब क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंग में से कौन उत्तरदायी होता है, तो जो हमारा विष होता है अल्कोहल का उसको निर्विष या फिर निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, लिवर या फिर यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर मात्रा यूरिन की बाहर निकालता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.0 होता है। यह पीले रंग का होता है और इसका पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो जब ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूरोक्रोम कैसे बनता है, जो हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है जब वह टूटती है, विखंडित होती है, तो इससे यूरोक्रोम बनता है। मूत्र में 95% तक जल की मात्रा होती है। मानव वृक्क या किडनी के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किडनी क्या कार्य करता है? किडनी में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनियों से वापस जाता है, तो ये तो गलत है। बुमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां पर अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है और वृक्कीय शिराओं में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। तो ये सही है। जो बुमन संपुट है वहां से जो निस्पंदित द्रव होता है वह जो लघु नलिकाएं होती हैं उनसे गुजर जाता है और यहाँ पर ग्लूकोज का जो बचा हुआ पार्ट होता है, फिर ग्लूकोज जो उसमें बचा हुआ होता है उसको पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है तथा वृक्कीय शिराओं से रक्त को वापस भेज दिया जाता है। तो ये सही है, अर्थात केवल बी सही है या फिर दूसरा ही सही है। मानव सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं। यह वृक्क में वृक्क नलिका या नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन की मुख्य इकाई होती हैं। रक्त वृक्कीय धमनियों से वृक्क में उत्सर्जन अपनयन से पूर्व जाता है। जो वृक्क है वह धमनियों से कैसे जाता है, तो जो पहले उसका उत्सर्ग नहीं हुआ है, उत्सर्ग अपनयन नहीं हुआ है, उसके पहले की धमनियों से जाता है। बुमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है। तो जब बुमन संपुट से जब द्रव फिल्टर हो जाता है उसके बाद गुजरता है। अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण हो जाता है तथा वृक्कीय शिराओं में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। तो जो वृक्कीय शिराएं हैं उनमें रक्त को वापस भेज दिया जाता है, जाओ अपने अपने घर जाओ। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर में नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के पराशरणीय दाब या फिर ऑस्मोसिस प्रेशर एवं उसकी मात्रा का नियमन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमें इसमें से सही बताना है। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, तो ये गलत है। किडनी के माध्यम से मिलता नहीं बल्कि फिल्टर होता है। सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता तो है लेकिन ये पूरा सही नहीं है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये सही है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस काम करती है हमारी किडनी अर्थात वृक्क।
अपोहन या फिर डायलिसिस क्रिया वृक्क के से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों वृक्क अर्थात किडनी अपना काम करना बंद कर देती हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थों का अर्ध पारगम झिल्ली या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार होना विसरण या फिर डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है और जो डायलिसिस घोल होता है वह विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया को पृथक करने का कार्य करती है हमारी किडनी। किडनी कहाँ है? गुर्दा, जिसको गुर्दा कहा जाता है और वृक्क भी कहा जाता है। यूरिया अति सूक्ष्म निस्पंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा रुधिर से गुर्दा किडनी के द्वारा पृथक किया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। मानवों में गुर्दे किस प्रणाली के अंग होते हैं? तो जो गुर्दे होते हैं वह हमारे एक्सक्रीशन के या फिर उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। तो एक्सक्रीशन के भाग होते हैं गुर्दे अर्थात किडनी। मानवों में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। रुधिर को छानकर उससे अनावश्यक या फिर अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मुख्य कार्य होता है। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, जो हमारी किडनी है उससे कितना रक्त प्रति मिनट प्रवाहित होता है? तो ये होता है 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका मुख्य कार्य रक्त का शुद्धिकरण के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, अर्थात लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क में प्रति मिनट, देखो लीटर देखा जाए तो 1500 लीटर और यदि प्रति मिनट देखा जाए तो 1200 सीसी रक्त प्रवाहित करता है। अपोहक किसके द्वारा संपन्न हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो अपोहन है किसके द्वारा संबंधित है? तो अपोहन किडनी या फिर वृक्क से संबंधित है। जब वृक्क किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहन या फिर डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क या फिर आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब किडनी काम करना बंद हो जाती है तो रक्त में नित्र जनित अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। शरीर में उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नित्र जनित अवशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र से के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं होता? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो यह रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रित करती है। तो ये सही है, ज़्यादा रक्त हो मतलब ज़्यादा ब्लड में पानी होगा तो बाहर निकाल देती है, तो ये काम करती है हमारी किडनी। दूसरा, यह रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। शर्करा की मात्रा कैसे करेगी? ये तो भैया उसका काम होता है, किसका? इंसुलिन का कार्य होता है, तो ये नहीं करती, दूसरा नहीं करती। यूरिया को छानकर बाहर निकालती है तो ये भी करती है। यह हार्मोन का स्त्रावन करती है। तो हाँ, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि किडनी या फिर उसके द्वारा निकाले जाते हैं गुर्दे के द्वारा। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन करता है, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य 3 कार्य तो किडनी करती है, लेकिन शर्करा या फिर शुगर को नियंत्रित नहीं करती। मानव वृक्क या आशमारी या फिर जिसको किडनी स्टोन कहा जाता है, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन कौन से हैं? तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट। वृक्क की
पेल्विस में खनिज लवण या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी या फिर अस्मारी बनने लगती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव शरीर में पथरी बन जाती है। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है तंत्रिका तंत्र, और इसके साथ हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ कीजिए इसको शेयर। टॉपिक है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। जैसे कि किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। ऐसे ही तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहा जाता है न्यूरॉन। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु अर्थात एक्सॉन या फिर डेंड्रॉन्स के बीच संपर्क बिंदु होता है। तो जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? इसमें एक्सॉन पाए जाते हैं और डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। इन्हें युग्मानुबंध या फिर सिनेप्सिस कहा जाता है। जब ये यहाँ पर जुड़ते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। संवेदी और अभिबाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदकों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। जो संवेदी होती हैं, जो सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं, अभिबाही तंत्रिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? जो सेंसर्स होती हैं, उनकी या चेतना को प्रेरणा को प्राप्त करती हैं और क्या करती हैं? केंद्रीय नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक उनको पहुंचाने का कार्य करती हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वय और अपवाही अंगों से जोड़ती हैं। तो चालक या फिर अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो मोटर या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं। देखो, एक होती हैं एफरेंट और एक होती हैं एफरेंट। तो जो अफरेंट होती हैं वो क्या करती हैं? संवेदी कोशिकाओं मतलब संवेदन को लेती हैं, उनको प्राप्त करती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन? ये होती है हमारी कौन? संवेदी या फिर सेंसरी। सेंसर सेंस करने के लिए होती हैं, तो सेंसर को लेंगी और कहाँ तक पहुंचाएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसको क्या कहा जाता है? अफरेंट कहा जाता है। फिर आती हैं कौन? हमारी चालक या फिर अपवाही। ये क्या करती हैं? वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आएंगी और कहाँ तक पहुँचाती हैं? अपवाही अंग तक या फिर पेशी या ग्रंथियों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो इन्हें कहा जाता है मोटर। जैसे ही उनको सेंसर मिलेंगे तो इनकी मोटर चालू हो जाएगी, तो मोटर चालू हो जाएगी। तो मोटर, ये मोटर होते हैं और इसी क्या कहा? एक इफेक्ट हो रही ना, तो इसको कहा जाता है एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वय या फिर अपवाही अंग या जो पेशीय या ग्रंथि आदियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो हम पढ़ रहे हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत ब्रेन अर्थात हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर इसे क्या कहते हैं? सुषुम्ना या फिर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यह दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन या फिर नियंत्रण करता है। तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको नियमन करेगा कि तुमने ये किया नहीं किया, और उनको नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। परिवर्धीय तंत्रिका तंत्र, ये तो हमारा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट आते हैं, मस्तिष्क और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क, ब्रेन और तंत्रिका जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इनके द्वारा पूरे शरीर की सभी क्रियाओं को नियमन और नियंत्रण करने का कार्य होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब आता है परिवर्धीय तंत्रिका तंत्र, इसके साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो कि पूरे शरीर में जालवत फैली होती हैं। तो ये पूरे में फैली होती हैं, पूरी परिधि बनाती है हमारे शरीर की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या करती हैं? ये पूरे शरीर में एक जालवत फैली होती हैं। इनके अंतर्गत क्रीनियल स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सी तंत्रिकाएं आती हैं? तो जो क्रीनियल तंत्रिकाएं होती हैं और जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, वह परिवर्धीय
परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं। क्रीनियल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? जो क्रीनियल तंत्रिकाएं होती हैं यह मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो क्रीनियल तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और सुषुम्नीय या फिर स्पाइनल तंत्रिकाएं रज्जुओं से जुड़ी होती हैं। और दो प्रकार की देखी हमने, एक क्रीनियल तंत्रिकाएं हो गई और एक स्पाइनल तंत्रिकाएं हो गई। तो जो क्रीनियल तंत्रिकाएं होंगी वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वह हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं और पूरे शरीर में एक जाल बनाती हैं। मानव में 12 प्रकार की क्रीनियल तंत्रिकाएं होती हैं। जो क्रीनियल तंत्रिकाएं हो जाती हैं जो कि मस्तिष्क में होती हैं, कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी? 12 होती हैं। इनमें पहली और दूसरी तथा आठवीं संवेदी या सेंसरी होती है। तो कौन सी? पहली, दूसरी, आठवीं। 1 2 8 1 2 8 1 2 8। तो ये क्या होती हैं? पहली, दूसरी और आठवीं क्या होती हैं? सेंसरी होती हैं, सेंस करने के लिए होती हैं। तथा शेष जो होती हैं वह मिश्रित, संवेदी और चालक होती हैं। तो वो जो बची हुई हैं 12 में से 3 तो हमने हटा दी, बची 9। अब वो क्या कार्य करती हैं? तो वो कभी मोटर हो जाती है, कभी सेंसर हो जाती हैं, दोनों का कार्य करती हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित या फिर सेमी चालक या संवेदी कहा जाएगा। तो कितनी होती हैं क्रीनियल तंत्रिकाएं? ये होती हैं हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, मस्तिष्क से संबंधित हैं, 12 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो 3 हैं प्रमुख, पहली, दूसरी और आठवीं, ये क्या करती हैं? सिर्फ सेंसर का काम करती हैं, सेंसरी होती हैं। जबकि जो और बची हुई होती हैं वह मिश्रित होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी जो सुषुम्नीय अर्थात जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये कितनी होती है? स्पाइनल कॉर्ड ही इतनी बड़ी, बिल्कुल मस्तिष्क से बिल्कुल नीचे तक जाती है, सारी तंत्रिका को जोड़ने का कार्य करती है, सारे अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। तो इनकी संख्या बहुत सारी होती है, तो 31 होती है। यह हाथों पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियां, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य कौन करती हैं? तो स्पाइनल तंत्रिकाएं करती हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। तो मस्तिष्क हमारा बिल्कुल मस्तिष्क होता है, सबको कंट्रोल करने का मास्टर है हमारे शरीर का, सबको कंट्रोल करता है, सबका संचालन करता है, सबका नियमन करता है। मानव के पश्च मस्तिष्क अर्थात जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रिम्बेसेफ्लॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुष्य या फिर मेडुला ओब्लंगेटा आता है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन होता है, यह प्रमुख भाग होता है हमारे शरीर में। इसी के अंतर्गत हमारी मेडुला ओब्लंगेटा आती है, जिसे प्रायः मेडुला भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? मेडुला, यहाँ डोला वहाँ डोला, 3 मेडुला। तो मेडुला कितनी सेंटीमीटर की होती है? 3 सेंटीमीटर की होती है मेडुला ओब्लंगेटा। यह ऊपर की ओर इसमें एक भाग होता है जिसे पोन्स तथा नीचे के भाग को सुषुम्ना या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। तो जो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा होता है यह प्रमुख भाग होता है हिंड ब्रेन का। यह ऊपर से तो पोन्स से जुड़ा होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला में भोजन का निर्गम अर्थात जो हम गुटकते हैं, स्लो करते हैं, गल्फ करते हैं, कोई भी चीज़ उल्टी करते हैं, हृदय स्पंदन, मतलब जो इससे आनैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है मेडुला ओब्लंगेटा। पूरे मैडम समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा? मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला को कर लो मैडम। तो हमारी मैडम आपके उससे चलती है क्या? नहीं चलती। आपके मैडम होमवर्क भी करके आए होगे ना, लेकिन यदि आपको डांट लगानी होगी, आपको मुर्गा बनाना होगा, तब भी आपको डांट पड़ जाएगी और किसी न किसी रीजन से आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। तो वैसे ही होता है मेडुला ओब्लंगेटा। क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं हमारे शरीर में वो सारी घटित, मतलब मोस्टली जो घटित होती हैं वह मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा घटित होती हैं। जैसे कि हमने खाना खाया, मुंह में है जब तक तो हमारा बस ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन जैसे वो हमारे गले में गया हम उसको कितना भी रोकना चाहें, रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो भोजन को निगलना, उल्टी करना, हम उल्टी आ रही है, हम कितना भी रोकना चाहें, रुकेगी कि नहीं रुकेगी? वो आँख से हो जाएगी। तो उल्टी करना, हृदय स्पंदन, हृदय को हम नहीं रोक सकते, वो अपने आप ही चलता रहता है। तो हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने की, छींकने की इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं उनका नियमन केंद्र कौन होता है? मेडुला ओब्लंगेटा होता है। मस्तिष्क क्या करता है? तो अभी हमने पढ़ा था, ब्रेन है सोचने का, हृदय की गति को नियंत्रित करने का, शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। तो हृदय को संतुलन, मतलब हृदय की गति को नियंत्रित करता है। सोचता है हमारा मस्तिष्क, जैसे हम कुछ सोचने लगते हैं तो अपना समय से पहले हमारा
हाथ कहाँ जाता है, दिमाग के ऊपर जाता है, सिर के ऊपर, टिक टिक टिक, लेट मी थिंक, तो ऐसे ऐसे टिक टिक करते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, मस्तिष्क में जाता है। तो मस्तिष्क का काम ही पहला होता है सोचना, हृदय की गति को नियंत्रित करता है और शरीर के संतुलन में उत्तरदायी होता है। इसके भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो सेरिब्रम क्या करता है, ये ब्रह्म है ना, ब्रह्म छोटा सा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें देखो सेरिब्रम, ब्रह्म बम की पीछे दिख रहा होगा आपको, देखो ये है बम, बम 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 बम। तो ये क्या है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह एक ऐच्छिक क्रियाएं और स्मरण क्षमता को नियंत्रित करता है। तो हमारी पूरी भ्रम स्मृतियां होती हैं उसको बना के कौन रखता है, सेरिब्रम रखता है। ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, यहाँ से उठा के सामान यहाँ रखना चाहते हैं, हाँ अपनी स्किन को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सब हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं सेरिब्रम से। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह भाग बड़ा होता है, क्योंकि भैया मनुष्य का दिमाग ही बड़ा होता है, तो मनुष्य में यह भाग बड़ा होता है। पूरा मस्तिष्क का लगभग 80% भाग तक यह बना होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि रिफ्लेक्स क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इनका नियंत्रण करना किसका कार्य होता है, तो ये मेरुरज्जु या फिर जो कुशेरी की रज्जु स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसका कार्य होता है। तो जो जितने भी हम प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जैसे हमने कोई काम किया, जैसे किसी एक्शन की अपोजिट हमें कोई रिएक्शन करनी है, तो वो हमारा काम कौन करता है, तो ये काम करने का पूरा जिम्मा हमारे मेरुरज्जु के पास होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है कि इनका जो कार्य होता है कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रतिवर्ती क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। पहली होती है आबंधित, अनकंट्रोल, अनकंडीशनल, और एक होती है अनुबंधित या फिर कंडीशनल, कंडीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो कितनी प्रकार की होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, 2 प्रकार की, एक होती है कंडीशनल और दूसरी होती है अनकंडीशनल। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही हमारे हमारे पैर कांटों पर पड़ने पर हमें तुरंत पैर हटाने या पीछे करने को, खींचने को कहता है या खींच लेता है पैर। ये सब क्या होते हैं, ये होती हैं हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखो जैसे प्रतिवर्ती क्या हम, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, खाना, किचन क्यों याद आता है यार, रुको चलो कुछ और करेंगे अपन। जैसे गाड़ी चला रहे हो, एकदम से ब्रेक आए, मतलब सामने ट्रक आ गया, आपका क्या होता है, अपने हाथ ऑटोमेटिक ही ब्रेक पे दब जाता है कि भगवान बच गए, बाप रे, ऐसा कोई रिएक्शन होती है, एकदम से आप ब्रेक लग जाएगा। या फिर आपको पैर, आप गाड़ी रोक रहे हो, पैर रख रहे हो, वहाँ पे कांटा था, आपने पैर तुरंत हटा लिया, तो कांटे से पैर हटाने की जो तुरंत प्रक्रिया होती है, यह क्या होती है, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती। ऐसे ही जब मच्छर काटता है तो तुरंत हम हाथ पीछे कर लेते हैं ना, तो ये क्या होती है, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का ही काम होता है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अनकंडीशनल और एक होती है कंडीशनल। अब आते हैं मानव सहित अधिकांश स्तनधारी या फिर पक्षी नियत तापी होते हैं। जो मनुष्य होता है, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, और जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, नियत तापी होते हैं। अर्थात इनके शरीर का तापमान सर्दी और गर्मी में एक समान रहता है, कि हम सर्दी में रहें या गर्मी में रहें, हम कैसे रहेंगे, एक समान हमारा टेम्परेचर रहेगा। मनुष्य शरीर का औसतन तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। तो केल्विन में सबसे ज़्यादा होता है 300, मतलब ये सिर्फ उसके पैमाने हैं, पैमाने में इसकी रीडिंग अलग आती है, लेकिन हमारा टेम्परेचर कैसा रहता है, ठंड गर्मी में हमेशा एक जैसा रहता है। हम क्या होते हैं, नियत तापी होते हैं। इसको हम फिर से देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में देखें तो 310 डिग्री केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रामस्तिष्क, 3 भाग होते हैं हमारे मस्तिष्क के। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, इसमें एक पार्ट पाया जाता है या फिर एक अंग होता है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। यह क्या करता है, हाइपोथैलेमस प्यास को, भूख को, प्यार को, घृणा को, परितृप्ति और ताप को नियंत्रित करता है। तो देखो हमारी सारी ग्रंथियों का मास्टर कौन होता है, तो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। कौन होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। और उसको भी नियंत्रित कर सकता है हमारा कौन, हाइपोथैलेमस।
हमारी पीयूष ग्रंथि कितनी भी कमांड दे दे, लेकिन यदि प्यार हो जाता है तो कोई सा सेंसर काम करता है? नहीं करता। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद भी नहीं आती रातों में। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? प्यार कराने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो ये है जिम्मेदार। कौन है? ये व्यक्ति। देखिए, ध्यान से देखिए, व्यक्ति नहीं, अंग, सॉरी। तो ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है प्यार को कराना, घृणा करना। किसी से नफरत हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल एकदम एक्साइट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार। ये सब काम कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। मतलब पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने की शक्ति रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। यह ताप को नियंत्रित करता है, शरीर को, प्यार को, भूख को, प्यास को, परितृप्ति को, घृणा को और ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। देखो, यही बोल रही थी ना कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। लेकिन सभी ग्रंथियों के हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य कर सकता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप सभी से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड कितनी थी? बड़ी थी ना, बहुत बड़ी। तो इसमें तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती हैं? बहुत सारी पाई जाएंगी। तो 31 कितने में होती हैं? 31 होती हैं तंत्रिका में। और जो हमारे क्रेनियल नर्व होती हैं वो होती हैं 12, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होने वाली तंत्रिकाओं को स्पाइनल तंत्रिकाएं कहा जाता है। किशोरिक या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 31 पेयर जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसमें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्पाइनल तंत्रिकाएं कहा जाता है, जो कि रीढ़ से जुड़ी होती हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियां, श्वसन ज्ञान इंद्रियों को सुषुम्ना या फिर मेरुरज्जु आदि से जोड़ने का कार्य करती हैं। जो हमारी जो और तंत्रिकाएं, जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? हाथ को, पैर को, त्वचा को, श्रवण को, कान को, आँख को, नाक को, सबको हमारी तंत्रिका से जोड़ने का कार्य करती हैं। सारी ज्ञान इंद्रियों को, श्रवण ज्ञान इंद्रियां होती है ना, सुनने की जो सेंस होता है, वो भी जोड़ने का कार्य करती है मेरुरज्जु से। कौन? स्पाइनल नर्व। मनुष्य में समस्त कपालीय अर्थात जो क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं यह मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और इनकी संख्या होती है 12। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 12। मनुष्य मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क क्या करता है? सोचने के लिए, हृदय नियंत्रण करने के लिए और शरीर में संतुलन के लिए, सभी के लिए जिम्मेदार होता है। 3 तो प्रमुख कार्य ही होते हैं उसके। मनुष्य सोचने, हृदय गति नियंत्रण करने, शरीर में संतुलन, तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, जो कि ऊपर की ओर पूर्ण से और नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है, अर्थात हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। तो हाँ, हृदय गति को नियंत्रित करता है। यह शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं या फिर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनका नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो जो हमारी सारी रिफ्लेक्स क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किशोरिक रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों या फिर जो स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली होती है आबंधित या फिर अनकंडीशनल और दूसरी होती है अनुबंधित, जिन्हें कंडीशनल कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हमारे पैर को पीछे की ओर खींच लेता है। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं होगा? तो यदि हमें सुई चुभती है तो हमें कौन महसूस नहीं करेगा? तो हमारी त्वचा करेगी, हृदय करेगी, नेत्र करेंगे, मस्तिष्क नहीं करेगा। मस्तिष्क नहीं करेगा। सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द गुहिकाओं या फिर जो पेन रिसेप्टर होते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए सुई चुभाने पर हमारे मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं होगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें स्मरण क्षमता होती है, भ्रम पैदा कर देती है, तो सेरेब्रम।
सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि 80% तक अपना भाग बनाता है मस्तिष्क का। यह ऐच्छिक क्रियाओं को और स्मरण क्षमताओं को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का तापमान क्या होता है? तापक्रम जाड़ों में ठंडा हो जाता है? नहीं भैया, हमेशा एक जैसा रहता है। ना ही जाड़े में ठंड या घट जाता है और ना ही गर्मियों में बढ़ जाता है, हमेशा एक समान रहता है। समतापी होते हैं मनुष्य। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, भले कितनी ही सर्दी या गर्मी क्यों ना हो। शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापमान के स्थिर बने रहने का कारण शरीर के तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रित करता है या फिर कंट्रोलर होता है। मस्तिष्क इस प्रक्रिया के लिए क्या करता है? कंट्रोलर करता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च ताप को तो दूसरा भाग निम्न ताप को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापमान उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भाग कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। देखो, हमारा टेम्परेचर यदि कई बुखार में बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो हमारे जो सेंसर होते हैं वह नियंत्रक केंद्र से एक संदेश भेजते हैं त्वचा के पास। त्वचा क्या करेगी? जल्दी से टेम्परेचर कम करने के लिए पसीने को उत्सर्जित करेगी। पसीना क्या होगा? जल्दी से ऊष्मा भार कम करने के लिए तापक्रम जो बढ़ने से रोकता है और क्या करता है? बाष्प बन के उड़ने लगता है। तो इससे क्या हो जाता है? हमारे शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और नीचे जाने लगता है। तो दूसरा सेंसर क्या करता है? नियंत्रक केंद्र को फिर से संदेश भेजता है और उपापचय या फिर जो पेशियों की क्रियाएं होती हैं उनको बढ़ा देता है और ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है और इस व्यवस्था को बनाए रखता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? स्थिर रहता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। परितृप्ति एवं प्यास के लिए केंद्र मस्तिष्क किस भाग में स्थित होता है? तो परितृप्ति या फिर प्यास के लिए जिम्मेदार होता है हमारा हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि के लिए नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का तापक्रम होता है 98 डिग्री 6। इसमें तो ऑप्शन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल लीनहोल्ड अगस्ट वुल्डरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया कि सामान्य मनुष्य के तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य शरीर के सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो, यदि फ़ारेनहाइट में होता तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता, केल्विन पर होता तो 310 केल्विन होता, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया है जो कि सेंटीग्रेड में है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गण या उल्टी का नियमन करता है? तो उल्टी का नियमन करता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग होता है। और जो हमारी क्या बोलते हैं उसे, पाचन नलिका या फिर भोज नलिका होती ना, याद ही नहीं आ रहा मुझे, उससे जुड़ी होती है ये। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन या फिर नियमन किया जाता है। मनुष्य के पश्चिम मस्तिष्क या फिर हिंड ब्रेन या फिर रिम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क
पश्च या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, जिससे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसका ऊपरी भाग पूंछ से और निचला भाग सुषुम्ना या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन का निगरण या फिर उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।